मित्रों, आप किसी केदारनाथ पांडे नाम के व्यक्ति को जानते हैं? और अगर मैं ये कहूँ कि केदारनाथ पांडे व्यक्ति जो है वो अखिल भारतीय स्तर का महान साहित्यकार है, तो आप फिर भी शायद वहाँ तक ना पहुँच पाएँ, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। और इस शख्स की मित्रों इतनी ज़्यादा विशेषताएं हैं कि उनका गुणगान, उनका पूरा विवरण देना, उनको सिलसिला प्रदान करना ये मुमकिन नहीं है। जो व्यक्ति सारी उम्र तिब्बत और आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में घूमा हो, जिसने दुनिया के साम्यवादी देशों की भी यात्रा उसी अधिकार से की हो जिस अधिकार से उसने पश्चिमी देशों की यात्रा की हो, जो व्यक्ति इतना वीतराग हो कि इन सब से ऊपर उठ जाए, ऐसे व्यक्ति को भुलाना जो है हमारे भारतीय परिवेश में संभव नहीं है। राहुल सांकृत्यायन की सबसे बड़ी बात यह है घुमक्कड़ी। कुछ अनुमान यह है कि कुछ लोग यह कहते हैं कि अगर सही अनुमान लगाया जाए तो उनकी जो पैदल चलने की जो यात्राएं हैं उनको कड़ी में पिरोया जाए तो शायद वो इब्न बतूता और इन सबसे ज़्यादा आगे चले जाएंगे। इतने व्यापक स्तर पर उस व्यक्ति ने यात्राएं की, और यात्राएं भी इतनी डूब कर की कि जहाँ भी गए वहाँ की चीज़ों को अपने अंदर पूरा धारण किया और उनको व्यक्त किया, उनको लिखा, उनको बाकायदा कलम और कागज़ पर उतारा कलम से। तो ये ऐसी शख्सियत को मित्रों बहुत नमन करने को मन करता है। और कभी भी ये आप ये मानिए कि फ़कीर किस्म के लोग, शादी छोटी उम्र में हो गई थी, जल्दी शादी कहाँ निभनी थी मतलब ही नहीं है। जब आपकी ज़िंदगी में घुमक्कड़ी स्वभाव बन गया है, जब आपने यायावरी प्रवृत्ति अपना ली है और आपने सदा घूमते रहना है, सदा पहाड़ों की कंदराओं में आपने घूमना है और सदा अलग अलग तरह के लोगों से मिलना है, बहुत सारी वैचारिकताओं से मिलना है, तो वहाँ आप ये छोटे मोटे जो बंधन हैं इनमें आप कैसे बंद कर रह सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। उनका एक उपन्यास है वोल्गा से गंगा तक। आप अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ वोल्गा, सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ, अब रूस, वहाँ की एक नदी, और कहाँ गंगा की धारा। और इसके बीच में ये नहीं कि उन्होंने वोल्गा वहाँ से उठा लिया, गंगा यहाँ से उठा ली, नहीं। पूरी संस्कृतियों को उस मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया कि संस्कृतियाँ मूल रूप से एक हैं। और शुरुआती दौर में इनका रुझान जो था वो हिंदू अध्यात्म की ओर भी था। बहुत सारे इन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथ भी लिखे, बहुत कुछ इन्होंने खंगाला, बहुत चीज़ें जो हैं उनको एक तरतीब प्रदान की। लेकिन उसके बावजूद ये ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब ये बौद्ध बन गए। अब बौद्ध बन गए तो बौद्ध सन्यासी, बौद्ध भिक्षु बन के वो ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बौद्ध भिक्षु बन के ये कई स्थानों पर घूमे और उसके बाद वो वेश जो था वो छोड़ा नहीं। और आज भी इतने ज़्यादा दर्शन के धरातल पर, फ़िलॉसफी के धरातल पर इतने ज़्यादा आगे जाकर भी आज भी इन पर एक ठप्पा है कि ये वामपंथी थे। मैं समझता हूँ कि ये राहुल की महानता है कि अगर वो एक धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, फ़लसफ़े के क्षेत्र में अगर बहुत आगे जाकर और उसके बाद वो वामपंथ जैसी एक भौतिक जो एक विचारधारा है जिसमें अध्यात्म का प्रवेश लगभग वर्जित है, जहाँ धर्म को अफीम माना जाता है, ऐसे अगर वो इस तरह से भी तरतीब दे सकते हैं ज़िंदगी को और अपने अनुभवों को, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको महानता का शिखर पुरुष माना जाना चाहिए। मित्रों, ज़्यादातर इन्होंने लिखा है, हालांकि अंग्रेज़ी में भी इनकी पुस्तकें हैं, बांग्ला भाषा में भी हैं, लेकिन मूल रूप से इन्होंने हिंदी में लिखा। और हिंदी को अगर खड़ी बोली का नाम दिया तो राहुल सांकृत्यायन ने दिया कि मैं इसे खड़ी बोली का नाम देता हूँ। ना इसकी भाषा बदली जा सकती है, ना इसका स्वरूप, ना इसकी वेशभूषा, कुछ भी बदलने की, पहरावा बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप इसे हिंदी बजाय आप इसको खड़ी बोली कहना शुरू कर देंगे तो आपको मूल स्वरूप में इसकी मूल अवधारणा स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। मित्रों, इनके जो उपन्यास चर्चित हैं
उनमें वोल्गा से गंगा तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चर्चित है ही। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं जिनकी चर्चा जो है वो की जा सकती है बाकायदा। इसमें 22वीं सदी एक इनका उपन्यास है जिसका मूल्यांकन आज 21वीं सदी में किया जाना ज़रूरी है। और इसी प्रकार से एक इनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक उपन्यास है जय यौधेय। तो जय यौधेय में यौधेय वंश की जो परंपराएं थी, जो बिल्कुल संस्कृति थी, जो कल्चर थी, जो रहन सहन था, जो युद्ध कौशल था और जो साथ साथ पनपती हुई संवेदनशीलता थी, उन सबको भी इन्होंने उसमें लिया। और उसके बाद एक विस्मृत यात्री के नाम से, कि भूला हुआ एक, जिसे भुला दिया गया हो, एक ऐसा यात्री, विस्मृत यात्री के नाम से भी इनका एक उपन्यास था। और इनकी आत्मकथा जो है वो मेरी जीवन यात्रा के नाम से कई खंडों में अब उपलब्ध है। और इसके अलावा इन्होंने जीवनियाँ बहुत लिखी। उसमें भी इनकी एक विशेषता मानी जाती है कि इसमें सरदार पृथ्वी सिंह पर कोई भी प्रामाणिक पुस्तक नहीं मिलती, लेकिन सरदार पृथ्वी सिंह आज़ाद की जो जीवनी थी वो राहुल ने स्वयं लिखी। उसके बाद स्टालिन, कार्ल मार्क्स, माओ त्से तुंग और घुमक्कड़ स्वामी और चंद्र सिंह गढ़वाली, ऐसे कितने ही पात्र हैं अलग अलग परिवेश के, जिन्हें इन्होंने अपनी कलम से कागज़ पर उतारा। और जितने भी उनके बारे में जीवन की घटनाओं का विवरण दिया वो सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। आज भी अगर आपने माओ को नज़दीक से देखना हो, नज़दीक से उसको जानना हो, तो आपको राहुल सांकृत्यायन से ज़्यादा प्रामाणिक कोई चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो ये एक प्रकार से ये इनकी विशेषता थी। और सबसे ज़्यादा जो परिचित इनका रहा, जो चर्चित रहा है, वो है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य में मित्रों इन्होंने लंका पर बहुत ज़्यादा लिखा। जो लिखा वो जब भी भारत श्रीलंका संबंधों की या लिट्टे के संदर्भ में विदेश नीति की बात भी चलती थी, तो राहुल के जो कोट्स थे, उनकी जो उक्तियाँ थी, उनकी जो लिखा हुआ था साहित्य, उसको आधार माना जाता था कि इसमें प्रामाणिक रूप से सामने चीज़ें आती हैं। लंका के अलावा इन्होंने जापान, ईरान के साथ ये था विशेष रूप से कि ईरान की जो संस्कृति है, जो कल्चरल जो ईथॉस है, उसको भी इन्होंने प्रस्तुत किया था। और तिब्बत और लद्दाख जो थे वो तो जैसे इनके घर थे। वो अलग पुस्तकें आपको संस्मरण की मिल जाती हैं, तिब्बत पर अलग, लद्दाख पर अलग। और रूस में इन्होंने कुल मिलाकर 25 मास का समय काटा था। और कुछ लोग तो कहते हैं कि वहाँ इन्होंने एक रूसी महिला से इनका विवाह भी हुआ था, लेकिन उसका कोई पुख्ता प्रमाण जो है वो सामने नहीं आता। और इस तरह से बहुत सारी सामग्री इन्होंने अपने समकालीन परिवेश को दी। और इन्हें इसलिए याद किया जाएगा कि यात्रा वृतांत जो हैं उनके उस क्षेत्र में इनका कोई सानी नहीं है। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही। इनका व्यक्तित्व इतना फैला हुआ है कि आप जितना मर्ज़ी इसको खींचे जाएंगे, ये समाप्त होने का, इसका समापन नहीं हो सकता। शुक्रिया।